बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9th बायोलॉजी का यानी बायोकेमिस्ट्री एसएसटी बायोकेमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए क्लास 9th की बायोलॉजी की जो बुक है उसका चैप्टर 2 उसके वन लाइनर या एमसीक्यूज़ जो हैं उनको हम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट जो आपकी अपकमिंग जो नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो आपको टाइमली मिलती रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ बायोलॉजी एंड अदर साइंसेज इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कॉल्ड डैश। तो बायोलॉजी और दूसरी जो बायोलॉजी के रिलेटेड साइंसेज हैं उनका जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, यानी किसी भी प्रॉब्लम को या किसी भी डिसीज़ को या किसी भी मसले का सलूशन जो है वो निकालने के लिए एक अप्रोच जो है उसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथडोलॉजी के थ्रू हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइंटिफिक मेथड इन विच बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व इज कॉल्ड डैश। वो साइंटिफिक मेथडोलॉजीज जिससे हम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं उनको क्या कहते हैं, करेक्ट ऑप्शन है बायोलॉजिकल मेथड्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन रिसर्च आर बायोलॉजिकल स्टडीज साइंटिस्ट रिकॉग्नाइज सम बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स एंड अटेम्प्ट टू फाइंड इट्स सोल्यूशन। तो कह रहे हैं कि रिसर्च या बायोलॉजिकल स्टडीज़ में साइंटिस्ट जो है किसी प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं और क्या चीज़ उनमें उनको करने की कोशिश करते हैं, यानी उसके बाद तो करेक्ट ऑप्शन है सोल्यूशन, यानी उनका सोल्यूशन उनका हल ढूंढते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिकॉग्निशन ऑफ अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बिगिन विद द फार्मूलेशन ऑफ डैश रिलेटेड टू प्रॉब्लम। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को पहले उसकी यानी कि उसको वो करना, रिकॉग्नाइज करना, उसको जानना शुरू होता है किस चीज़ से, उस मसले के रिलेटेड क्या करने से, उसको स्टडी करने से, उसको क्या करने से। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन, यानी कि किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड क्वेश्चन राइज करना आना चाहिए, तब ही आप उस क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन और डिफरेंट प्रोसीजर्स के थ्रू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ऑब्जर्वेशन आर मेड विथ 5 डैश। अच्छा, अब सबसे पहला, क्योंकि डिफरेंट स्टेप्स होते हैं बायोलॉजिकल मेथडोलॉजीज़ में, सबसे पहला होता है ऑब्जर्वेशन। तो पहले तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं किसी प्रॉब्लम को, देन उसके लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं डिफरेंट चीज़ों को। तो ऑब्जर्वेशन जो है वो 5 किस चीज़ के थ्रू की जाती है, करेक्ट ऑप्शन है सेंसेस के थ्रू, यानी कि सेंस ऑफ टच, सेंस ऑफ स्मेल्स, सेंस ऑफ जो साइट है यानी विजन के। इस तरह से 5 जो सेंसेस हैं इनके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को यानी उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए उसको ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है देयर आर डैश टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की कितनी टाइप्स हैं जो आपकी बुक में मेंशंस हैं, करेक्ट ऑप्शन है 2, और 2 कौन कौन सी है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश ऑब्जर्वेशंस आर मोर एक्यूरेट। ये 2 जो टाइप्स मैंने बताई है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, इनमें कौन सी ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो ऑब्जर्वेशन है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश ऑब्जर्वेशन आर मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स। ऑब्जर्वेशन की कौन सी टाइप है जिनको हम मेजर भी कर सकते हैं, यानी उसको नाप भी सकते हैं और उसका रिकॉर्ड भी नंबर में अपने पास रख सकते हैं, यानी एक तरह से एग्जैक्ट एक्यूरेसी के साथ वैल्यू कौन से ऑब्जर्वेशन की हमें पता होगी। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश ऑब्जर्वेशन डील विद डिस्क्रिप्शन। कौन सी ऑब्जर्वेशन की टाइप जो है जिसमें हम प्रॉब्लम के रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देते हैं, यानी उसको डिस्क्राइब करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू का उसका नहीं पता होता। तो करेक्ट आंसर है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश ऑब्जर्वेशन कैन बी ऑब्जर्व बट कांट बी मेजर। ऑब्जर्वेशन की कौन सी टाइप है जिनको हम ऑब्जर्व तो कर सकते हैं, उसको हम देख सकते हैं, लेकिन उसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव, क्योंकि इसमें नंबर्स नहीं होते, ये मेजरेबल नहीं होता, इसकी एक्यूरेसी सही नहीं होती। नेक्स्ट एमसीक्यूज है लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वेट आर द एग्जाम्पल ऑफ डैश ऑब्जर्वेशन। अब ये जो सारी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी लेंथ, हाइट, ये पैरामीटर्स की बात हो रही है, लेंथ, हाइट, एरिया, टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड वेट, ये कौन से टाइप की ऑब्जर्वेशन है, यानी इनको हम कौन से में ऑब्जर्व करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट आर डैश ऑब्जर्वेशन। अब कलर, टेक्सचर, स्मेल, टेस्ट, ये कौन सी टाइप की ऑब्जर्वेशन में आती हैं,
तो करेक्ट ऑप्शन है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अटेंटिव आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज कॉल्ड डैश। एक टेंटिव आंसर जो होता है किसी भी यानी कि प्रॉब्लम के रिलेटेड एक पॉसिबल आंसर जो आप देते हैं खुद से अंडर स्टडिंग यानी आफ्टर स्टडिंग ऑब्जर्वेशन, डूइंग ऑब्जर्वेशन ऑफ डिफरेंट थिंग्स, तो जो पॉसिबल आंसर आपके पास आता है उसको क्या कहते हैं? करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ गुड हाइपोथेसिस इज बेस्ड अपॉन द डैश मेड बाय द बायोलॉजिस्ट। एक अच्छा हाइपोथेसिस जो है उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं। सबसे पहली क्वालिटी क्या है? पहली कि वो किस चीज़ पर बेस होता है, यानी बायोलॉजिस्ट ने क्या ऐसा किया होता है जिस पे वो बेस करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। बायोलॉजिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसके अकॉर्डिंग ये होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, अ गुड हाइपोथेसिस इज अ डैश स्टेटमेंट टू आंसर द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दूसरी क्वालिटी जो है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम हाइपोथेसिस की, एक अच्छे हाइपोथेसिस की, वो ये है कि किसी भी स्टेटमेंट को यानी बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम है उसकी स्टेटमेंट जो है वो करना, तो करेक्ट ऑप्शन है प्रोपोज्ड, यानी एक प्रॉपर स्टेटमेंट देना किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के रिलेटेड, यानी उसको आंसर करना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ गुड हाइपोथेसिस इज डैश थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ मेंशन नहीं है बट यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रूव, यानी एक गुड जो हाइपोथेसिस है उसको हम टेस्ट करते हैं, वो प्रूव हो जाता है एक्सपेरिमेंट के थ्रू, या हम यहाँ कह सकते हैं कि टेस्टेबल होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है फॉर अ गुड हाइपोथेसिस देयर इज़ ऑलवेज अ वे टू डैश द हाइपोथेसिस आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। एक अच्छे हाइपोथेसिस की एक और क्वालिटी क्या होती है कि आप उसको कभी भी एक्सपेरिमेंट के बाद डैश कर सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डिसअप्रूव, यानी एक अच्छा हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है आफ्टर एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट है अ हाइपोथेसिस इज एज्यूम एज द डैश आंसर। हाइपोथेसिस को क्या कहा जाता है कि वो क्या किस तरह का आंसर होता है, तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है पॉसिबल, यानी एक पॉसिबल आंसर जो है वो हाइपोथेसिस होता है जो आपने ऑब्जर्वेशन को स्टडी करने के बाद एक पॉसिबल आंसर डिडक्ट किया होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बायोलॉजिस्ट मे मेक मोर देन वन डैश फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम। बायोलॉजिस्ट जो हैं एक ही बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए एक से ज़्यादा डैश बना सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्योंकि आपका एक आंसर होता है, अभी आपने प्रूव नहीं किया होता, बस आप कोई भी ऑब्जर्वेशन यानी रिसर्च स्टडी करके आप खुद से कुछ आंसर देते हैं कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है, तो वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है देयर इज़ अ नीड टू डैश ऑल हाइपोथेसिस सो दैट द ट्रू वन कैन बी सेलेक्टेड। जितने भी हाइपोथेसिस आपने स्टडी के बाद आपने लिखे हैं उन सब में क्या क्वालिटी होनी चाहिए कि उन सब को टेस्ट करना चाहिए। करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है इस फिलिंग द ब्लैंक्स में टेस्ट, कि आप उन सब को टेस्ट करें ताकि उसमें से जो करेक्ट वन है उसको सेलेक्ट कर सकें। नेक्स्ट एमसीक्यूज है टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी डन बाय डैश। अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग किस चीज़ के थ्रू हो सकती है, तो करेक्ट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटेशन। नेक्स्ट एमसीक्यूज है बिफोर एक्सपेरिमेंटेशन बायोलॉजिस्ट मेक्स डैश फ्रॉम ईच हाइपोथेसिस। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में जाने से पहले जो आपने हाइपोथेसिस दिया उसको एक्सपेरिमेंट करने से पहले बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं हर हाइपोथेसिस के साथ? करेक्ट ऑप्शन है डिडक्शन, यानी उससे डिड्यूस करते हैं, एक खुद से एक स्टेटमेंट बना लेते हैं उस हाइपोथेसिस को पढ़ के, तो ये काम होता है एक्सपेरिमेंटेशन से पहले। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द लॉजिकल कंसिक्वेंस ऑफ हाइपोथेसिस इज डैश। अब उस हाइपोथेसिस से जो आपने एक लॉजिकल आंसर निकाला होता है, अभी वो गलत या सही प्रूव नहीं किया बट आपने जस्ट उस हाइपोथेसिस को देखकर जो एक डिडक्शन की है उसको क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है डिडक्शन। डिडक्शन जो है वो पॉसिबल कंसीक्वेंस होता है हाइपोथेसिस का। नेक्स्ट लाइन है डैश इन्वॉल्व्स द यूज़ ऑफ इफ़ एंड देन। कौन से स्टेप में, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम के साइंटिफिक जो मेथडोलॉजीज़ हैं उसके कौन से स्टेप में इफ़ एंड देन का वर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है डिडक्शन। डिडक्शन वो स्टेप है जिसमें हम इफ़ एंड बट को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड एमसीक्यूज है डैश हेल्प्स बायोलॉजिस्ट टू डू एक्सपेरिमेंट।
किसकी यानी कौन से स्टेप की वजह से, जो मेथडोलॉजीज़ हैं इनमें कौन से स्टेप की वजह से बायोलॉजिस्ट जो हैं वो फिर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, उसके बाद एक्सपेरिमेंट उन्होंने करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन है डिडक्शन। डिडक्शन क्योंकि एक आंसर हम दे देते हैं कि ये हो सकता है, इफ़ इट इज़ दैट देन इट विल हैपन। तो इस तरह से जब आप इफ़ एंड देन आप लगाते हैं तो उसके बाद आपको एक्सपेरिमेंट करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश कैन बी प्रूव ट्रू और फॉल्स। कौन सी चीज़ की पॉसिबिलिटी होती है कि वो सही या गलत साबित हो सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है 2000 ईयर्स एगो यानी 2000 साल पहले डैश डिसीज़ वाज नोन एज द डिसीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। कौन सी बीमारी को चिल्स एंड फीवर यानी बुखार और सर्दी की बीमारी कहा जाता था। तो करेक्ट ऑप्शन है मलेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन हिस्ट्री डैश किल्ड मोर पीपल देन एनी अदर डिसीज़। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किस बीमारी की वजह से लोग मर गए। तो करेक्ट ऑप्शन है मलेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन 17th सेंचुरी डैश वाज अ मेजर डिसीज़ इन यूरोप। 17वीं जो सेंचुरी है 17th सेंचुरी, उसमें यूरोप में सबसे मेजर डिसीज़ कौन सी थी, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी थी। करेक्ट ऑप्शन है मलेरिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द बार्क ऑफ अ ट्री डैश वाज वेरी सुटेबल फॉर क्यूरिंग फीवर्स। उस वक्त यानी मलेरिया के टाइम बुखार को ट्रीट करने के लिए, इलाज करने के लिए कौन से दरख्त के जो पत्ते वगैरह हैं उनको यूज़ किया जाता था, यानी वो बेहतर थे इनको ट्रीट करने के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन है क्वीना क्वीना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है सम डिसऑनेस्ट exporters began to export the bark of a similar tree dash in place of a quina quina। तो कह रहे हैं कि कौन से जो ट्री के पत्ते हैं उनको इस ट्री के पत्ते यानी जो फीवर्स को वो करता था ट्रीट, उसकी जगह कुछ यानी बेईमान एक्सपोर्टर्स थे, उन्होंने इसकी जगह, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा थी यूरोप में इस दरख्त के पत्ते की जो कि ये भी बुखार को ट्रीट करता था, तो उसकी जगह कौन से दरख्त के पत्ते उन्होंने फ्रॉड के तौर पर यानी कि उनको एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो करेक्ट ऑप्शन है साइकोना। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन पीपल गॉट इन्फेक्टेड ड्यू टू ब्रीदिंग इन पॉइजनस एयर यानी कि बैड एयर दे नेम दिस डिजीज़ मलेरिया एंड इटालियन वर्ड मेला मीन्स डैश। तो जब क्योंकि डिफरेंट हाइपोथेसिस दे रहे थे उस वक्त, डिफरेंट प्रिडिक्शंस हो रही थी, डिफरेंट बायोलॉजिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे, तो एक दफ़ा तो पहले तो उन्होंने कहा था कि मार्शी एरिया की वजह से होता है, उसके बाद इस एमसीक्यूज़ में ये बता रहे हैं कि फिर बाद में बात आई कि नो, मलेरिया जो है वो ब्रीथिंग ऑफ बैड एयर की वजह से हो रहा है, यानी कि हवा जो है वो मार्शी वाटर की वजह से, इन्फेक्टेड वाटर की वजह से हवा भी पॉल्यूटेड हो गई है, तो उसमें जब इंसान सांस लेता है, लोग सांस लेते हैं, तो वो जो पॉइजनस एयर है वो उनके बॉडी के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से उनको ये बीमारी होती है मलेरिया। तो ये वर्ड उन्होंने क्यों दिया था मलेरिया ये वर्ड, तो करेक्ट यहाँ पर ऑप्शन है क्योंकि ये इटालियन वर्ड था मेला, और मेला का मीन्स होता है बैड एयर और एरिया का मतलब होता है एयर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, दिस इज़ डैश। ये जो स्टेटमेंट थी ये कौन से स्टेप में आती है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं बायोलॉजिकल, ये टर्म इसके लिए क्या यूज़ होता है, तो ये है करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरियल पेशेंट मस्ट हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, दिस इज़ डैश। कह रहे हैं कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है, यानी मलेरिया प्लाज्मोडियम की वजह से होता है, तो ज़रूरी है कि हर मलेरियल पेशेंट के खून में प्लाज्मोडियम मौजूद हो। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं इस एमसीक्यूज़ में इफ़ एंड देन ये वर्ड टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं, और हम जानते हैं ये टर्मिनोलॉजीज़ कहाँ यूज़ होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है डिडक्शन में। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इन 1883 एन अमेरिकन फिजिशियन डैश लिस्टेड 20 मोर ऑब्जर्वेशन अबाउट मलेरिया। 1883 में एक अमेरिकन फिजिशियन थे जिसने 20 और एक तरह से ऑब्जर्वेशंस किए, मुशाहिदात किए मलेरिया के रिलेटेड। तो उसका नाम क्या था। करेक्ट ऑप्शन है एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रिकनस, AFA किंग। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर डैश डिड नॉट गेट मलेरिया। ये अगेन एक हाइपोथेसिस वगैरह था, यानी एक ऑब्जर्वेशन था कि वो इंडिविजुअल, वो लोग जो कौन से एरिया के करीब यानी कि सोए हैं तो फिर उनको मलेरिया नहीं हुआ। तो करेक्ट ऑप्शन है स्मोकी फायर, यानी कि सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है
डैश वाज नोन एज ग्रेट किलर डिसीज़, कौन सी बीमारी जो है उसको पास्ट में ग्रेट किलर डिसीज़ के नाम से जाना जाता था? सो करेक्ट ऑप्शन है ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश वाज अ ब्रिटिश फिजिशियन हु वर्कड इन इंडिया इन 1880। ही परफॉर्म्ड important experiments on the deduction that mosquito transmit plasmodium। इस स्टेटमेंट पर एक साइंटिस्ट ने यानी ब्रिटिश फिजिशियन था उसने काम किया कि मॉस्किटोज जो है वो ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को जो कि मलेरिया काज करता है। और ये जो बोटेनिस्ट है या फिजिशियन है इसने इंडिया में भी वर्क किया 1880 में। तो इसका नाम यहाँ पर पूछ रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन है रोनाल्ड रॉस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रोनाल्ड यूज डैश इंस्टेड ऑफ ह्यूमन फॉर हिज एक्सपेरिमेंटेशन। क्योंकि मलेरिया जो है वो ह्यूमन्स की डिसीज़ थी तो उसने ये रिस्क नहीं लिया, मतलब अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए ह्यूमन्स को नहीं लिया बल्कि एज अ सैम्पल उसने किस चीज़ को यूज़ किया? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है स्पैरोज यानी कि चिड़िया को। नेक्स्ट एमसीक्यूज है ही अलाउ अ फीमेल डैश मॉस्किटो टू बाइट अ स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। तो उसने कौन सी जो फीमेल मॉस्किटो है उसको यूज़ किया स्पैरो को बाइट करने के लिए, यानी उसको स्पैरो के साथ ट्रीट करवाया कि वो उसको बाइट करें और जो कि सफ़र करी थी मलेरिया से। तो करेक्ट ऑप्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटो। क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो जो है इसको यूज़ करवाया। नेक्स्ट एमसीक्यूज है इन डैश एन इटालियन बोटेनिस्ट अलाउ एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट ह्यूमन मलेरियल पेशेंट। और फिर एक दूसरे इटालियन बोटेनिस्ट ने एनोफिलीज मॉस्किटो को, एनोफिलीज फीमेल मॉस्किटो जो है उसको एक ह्यूमन के साथ यानी ह्यूमन को से बाइट करवाया। तो उस साइंटिस्ट का बता रहे हैं कि उसने ये वर्क कब किया था? तो करेक्ट ऑप्शन है 1898। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश मॉस्किटो ट्रांसमिट वायरस ऑफ डेंगू। सारी एक्सपेरिमेंटेशन के बाद जो बात सामने आई वो ये कि जो डेंगू की डिसीज़ है यानी इन्फेक्शन है उसको कौन सा मॉस्किटो जो है इस वायरस को ट्रांसफ़र करता है? तो करेक्ट ऑप्शन है एक्डिस। एक्डिस जो मॉस्किटो है वो ये ट्रांसफ़र करता है वायरस। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश मॉस्किटो ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम को कौन सा मॉस्किटो ट्रांसमिट करता है, लेकर जाता है एज अ कैरियर? तो करेक्ट ऑप्शन है एनोफिलीज मॉस्किटो। नेक्स्ट एमसीक्यूज है अ साइंटिफिक थ्योरी एक्सप्लेन अ डैश। साइंटिफिक थ्योरी क्या है जो किस चीज़ को एक्सप्लेन करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है फिनोमिना। एक यानी कि थ्योरी को, एक फिनोमिना को एक्सप्लेन करती है साइंटिफिक थ्योरी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है साइंटिस्ट ट्राई देयर बेस्ट टू डिसअप्रूव द थ्योरी बाय डिसअप्रूविंग डैश। साइंटिस्ट जो है वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि एक थ्योरी को डिसअप्रूव का मतलब है कि उसको रद्द करें, किस चीज़ को डिसअप्रूव करके? करेक्ट ऑप्शन है हाइपोथेसिस। यानी हाइपोथेसिस को जब वो डिसअप्रूव करेंगे तो इसका मतलब है कि वो जो है डायरेक्टली थ्योरी को डिसअप्रूव कर रहे हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है व्हेन अ थ्योरी इज प्रूव्ड अगेन एंड अगेन बाय एक्सपेरिमेंट इट बिकम डैश और प्रिंसिपल। एक थ्योरी जब बार बार एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू यानी से गुजरती है और बार बार सही प्रूव होती है तो वो क्या बन जाती है? तो करेक्ट ऑप्शन है लॉ और प्रिंसिपल। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश इज़ अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर। तो नेचर का एक कांस्टेंट फैक्ट क्या है, यानी कि जो जिसमें कोई तब्दीली ना हो सकती हो, कुदरत का एक फैक्ट हो, एक हकीकत हो, तो उसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है साइंटिफिक लॉ। जब भी एक प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन एंड में बहुत सारे प्रोसीजर्स और एक्सपेरिमेंटेशन ट्राई एंड एरर से गुजरने के बाद उसमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहती और वो साइंटिफिकली प्रूवन हो जाता है तो वो साइंटिफिक लॉ बन जाता है। और साइंटिफिक लॉ जो है वो कांस्टेंट फैक्ट होता है नेचर का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है रिकॉर्डेड ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड डैश। ऑब्जर्वेशन जो रिकॉर्डेड हो और एक्सपेरिमेंटेशन भी, तो इसको क्या कहते हैं? तो करेक्ट ऑप्शन है डेटा। नेक्स्ट एमसीक्यूज है डैश रिप्रेजेंट द कॉर्नर स्टोन ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी। कौन सी चीज़ जो है कॉर्नर स्टोन यानी कि एक अहम यानी कॉर्नर की स्टोन का दर्जा दिया गया है जो भी साइंटिफिक डिस्कवरी हो, तो क्या चीज़ इसको डिनोट करती है? तो करेक्ट ऑप्शन है साइंटिफिक। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द फर्स्ट स्टेप इन बायोलॉजिकल मेथड इज डैश। बायोलॉजिकल मेथड जो प्रोसीजर्स हैं किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हैं उनमें सबसे पहला स्टेप क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन।
नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच वन इज़ नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस की कौन सी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हमें 3-4 करेक्टरिस्टिक्स हाइपोथेसिस की इस चैप्टर में बताई है, तो कौन सी करेक्टरिस्टिक्स ऐसी है जो कि हाइपोथेसिस के साथ मैच नहीं करती। तो करेक्ट ऑप्शन है इट मस्ट बी करेक्ट, यानी हाइपोथेसिस को ज़रूर सही होना चाहिए, ये इसकी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाइपोथेसिस मे बी ट्रू और मे बी फॉल्स, वो तो हमें एक्सपेरिमेंटेशन के बाद पता चलेगा, क्योंकि हाइपोथेसिस जो है वो तो हाइपोथेसिस हमने एक खुद से एक पॉसिबल आंसर दिया होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाइपोथेसिस विल बी डैश डैश एंड डैश। हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन है लॉजिकल, पॉसिबल आंसर एंड बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन। ये हाइपोथेसिस की करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो लॉजिकल होना चाहिए, यानी हम किसी लॉजिक के थ्रू ही वो आंसर दे रहे हैं। नेक्स्ट है कि वो पॉसिबल आंसर होना चाहिए, उस फैक्ट्स फिगर को देखकर हम जो आंसर दे रहे हैं। थर्ड है, जो ऑब्जर्वेशन हमने की है उसके अम्ब्रेला के अंडर ये सारा आना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द एक्चुअल आंसर टू साइंटिफिक प्रॉब्लम इज डैश। जो एग्जैक्ट एक्चुअल आंसर होता है किसी भी साइंटिफिक प्रॉब्लम का, वो क्या होता है। करेक्ट ऑप्शन है कंक्लूजन, यानी हमारे पास जो रिजल्ट आता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, फॉर द फर्स्ट टाइम हु फाउंड प्लाज्मोडियम इन द ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। बहुत सारे साइंटिस्ट बायोलॉजिस्ट ने वर्क किया था इस पर। तो सबसे पहले जो है प्लाज्मोडियम को मलेरियल पेशेंट के ब्लड में किसने, यानी ये उसको मिला था, किसने ये डिस्कवर किया था। तो करेक्ट ऑप्शन है लेवरॉन। तो यहाँ तक थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़। हर लाइन से कंसेप्चुअल एमसीक्यूज़ मैंने उठाए हैं, इसलिए मुझे वीडियो को रिकॉर्ड करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि लाइन बाय लाइन मैं हर चैप्टर की बना रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये जो इतनी मैंने मेहनत की है इस वीडियो पे, अगर आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और डिफरेंट ग्रुप्स में।